कमजोर है बाजार, 130 अंक नीचे है सेंसेक्स, लेकिन निफ्टी 5,900 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखा है। 5,900, 925 की रेंज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जा रही थी उसके नीचे कम से कम अब तक नहीं टूटा है। लेकिन आगे की चाल कैसी रहेगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के रिसर्च हेड जगन्नाथम थुनुगुंटला। यदि स्वागत है सीएनबी की आवाज पर आपका। बाजार कहाँ जाएगा यहाँ से? बाजार शायद दिसंबर में मोरल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट अब छुट्टी की मौसम है और बहुत सारे एफआईआर रिचमेंट चला गया, सर शायद मोरल मार्केट यहीं पर रुकेगा और जनवरी फरवरी मार्च में क्लियर ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा और जनवरी में क्वार्टर रिजल्ट जाना शुरू होगा। बट लेकिन अभी थोड़ा पोर्टफोलियो थोड़ा लाइट रह के चलना पड़ेगा, बट लेकिन जनवरी फरवरी में डाल ले सकते। ओके जगन्नाथन, लेकिन एक यहाँ पर जो खबरें आज डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो नोट स्टॉक्स में है। सबसे पहले इस्पात की बात करते हैं। सीएनबी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील इंटरेस्टेड हो सकता है इस्पात को खरीदने में। क्या कॉल लेंगे आप इस्पात और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों पर ही? इस्पात पर सबसे पहले एक चीज है जी, इस्पात इंडस्ट्रीज हमेशा एक चैलेंजिंग बिजनेस रह चुका है, क्योंकि इसमें बहुत बार प्रमोटर्स उसको बिजनेस को टेकअप करने के लिए कोशिश किया, लेकिन इतना बिजनेस में इतना रिवाइवल और रेसिस्टेंस दिखा नहीं। बट लेकिन अब इवेंचुअल हर किसी को व्यू है कि अल्टीमेटली किसी को बेचना ही पड़ेगा और अभी अब देखने के लिए मिल रहा है। अगर 2-3 पार्टी इसको खरीदने की अगर कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली शेयर प्राइस को फायदेमंद हो सकता है और डेफिनेटली डील के एंटिसिपेट में कोई अगर खरीदारी करना चाहे तो खरीद सकते हैं। और बट लेकिन वही अगर डील कोई फिजल हो रहा है तो शेयर पर नीचे आने की चांस है, बट लेकिन कोई ना कोई डील होने की संभावना तो है ही है। तो इसलिए अब खरीदारी करना चाहे तो खरीद सकते हैं, बट लेकिन कंपनी का अभी नेगेटिव ईपीएस है, तो इसलिए वो फंडामेंटल काइंड ऑफ वैल्यूएशन करना थोड़ा आर्गुमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है। बट लेकिन कंपनी का 3,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है लगभग उसमें उसी रेंज में शायद डील होने की संभावना है, प्लस और माइनस 10-20%। बाजार भाव के आसपास या 10 या 15% ऊपर नीचे में डील हो सकते हैं। लेकिन जैसे आज का हीरो तो है हीरो होंडा, जो 10% से ज्यादा चढ़ा हुआ है। गुरुवार शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने भी सुनी होगी, क्या उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं? अब शेयर पर आपकी क्या राय है, क्या प्राइस टारगेट है आपके? बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो मार्केट एक्सपेक्ट किया वो तो हुआ नहीं। हर कोई एक्सपेक्ट किया कि शादी जैसा डिनर होगा, बट लेकिन बस दाल रोटी खिला के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखे तो आई मीन जो रॉयल्टी के पॉइंट जो है तो वो रिलैक्सन करने के बाद डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा फायदेमंद हुआ। बट लेकिन देख लीजिए कि इंडिया में ऑटोमोबाइल्स डेफिनेटली एक ग्रोइंग सेक्टर है और कोई भी इकोनॉमी बढ़ते है तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल्स को फायदा होगा, इसलिए हीरो होंडा डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में बना रह सकते हैं। और जो आज जो बाउंस हुआ डेफिनेटली वो सस्टेनेबल है, बट लेकिन वो प्रीवियस लेवल के तक जाएगा वो तो इवेंचुअली होगा ही। और देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हीरो कौन बनेगा, हीरो बनेगा या होंडा बनेगा। आपकी नजर में कौन है हीरो? बिकॉज डेफिनेटली दोनों पार्टीज के पास इतना कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है कि दोनों अल्टीमेटली हीरो बन सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो स्पेस। बजाज के लिए भी स्पेस है, हीरो के लिए भी स्पेस है, होंडा के लिए भी स्पेस है। इसीलिए मेरा मानना है कि जॉइंट वेंचर्स आजकल इसलिए टूट रहे हैं कि मार्केट इतना बड़ा हो गया कि हर किसी को खेलने की चांसेस है। इसी इंडस्ट्रीज में नहीं, दूसरी इंडस्ट्री जेम मॉर्गन स्टैनली में देख लीजिए, कोटक गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए, ऐसा वाला स्पेस हमें हर एक इंडस्ट्री में देख ले इसलिए मिल रहा है कि इंडिया इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हर कोई अकेले खेलना चाह रहा है, यानी कि मल्टी स्टारर मूवी होगी। ओके, तो हीरो होंडा मल्टी स्टारर से एक है ये। हीरो और होंडा में कौन बेटर परफॉर्म करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ जेडी यहाँ पर 2 लिस्टिंग है आज की। क्लेरस लाइफ साइंसेज डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग यहाँ पर। क्या कॉल है आपकी क्लेरस लाइफ साइंसेज पर? ट्रैक कर रहे थे आप ये? क्लेरस लाइफ साइंसेज इंडिया में बहुत दिन के बाद फार्मा आईपीओ आया था फार्मा सेक्टर से, बट लेकिन कंपनी इतना आईपीओ के टाइम में इतना एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि इनका यूएस का रेगुलेटर से बहुत सारे क्वेरीज रेज हुआ कि उनका अहमदाबाद प्लांट जो है उनमें जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसका भी क्वेश्चन रेज हो चुका है और प्रमोटर का बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बहुत कंसर्न है। बट लेकिन कंपनी के पास थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन और बैलेंस शीट P&L में अभी भी स्ट्रेंथ है। बट लेकिन ये आईपीओ बैंक में छोड़ के आईपीओ के साथ साथ आए, बट लेकिन अभी भी कभी भी सोच लीजिए अगर पीएसयू इश्यू और प्राइवेट सेक्टर इश्यू है तो नेचुरली इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट मॉइल के तरफ बढ़ गया, इसलिए एट द टाइम ऑफ इश्यू आउट इतना एक्साइटमेंट दिखा नहीं। आज लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा नीचे ही है, इसलिए अगर कोई निकलना चाहे तो निकलिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज है ये। तो अभी क्लैरिस ओवरऑल इतना एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन यदि इसके अलावा कोई ऐसी टॉप पिक्स है बाजार में इस वक्त आपकी जहां पर आप निवेश करने की राय देंगे?
एक केन्ना मेटल जो है जो डीलिस्टिंग अनाउंसमेंट आया इसमें बेसिकली उसका 87-88% प्रमोटर के पास है, सो बाहर 12-13% है। अगर डीलिस्टिंग कंप्लीट होने के लिए इसमें 50% का रेस्पॉन्स आनी चाहिए। दैट मीन्स 12% जो बाहर है इसमें एटलीस्ट 6% का रेस्पॉन्स आए तो डीलिस्टिंग कंप्लीट होगा। और ये शायद केन्ना मेटल डीलिस्टिंग कंप्लीट होने की चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं कि जो गुडियर हम देखा था पहले इसमें डीलिस्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि इतना रेस्पॉन्स आया नहीं। बट लेकिन केन्ना मेटल इस एक्साइटमेंट में शेयर प्राइस बहुत आगे बढ़ गया, सो शायद इस प्राइस में आना डीलिस्टिंग थोड़ा मुश्किल है, सो दैट प्राइस करेक्ट हो सकता है। ऑलरेडी आपके पास केन्ना मेटल है तो शायद आप एग्जिट के लिए आप सोच सकते हैं। देखिए, ये वही स्टॉक है जो शायद पहले केन्ना मेटल मीडिया हुआ करता था जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक केन्ना मेटल बेसिकली एक एमएनसी प्रमोटेड कंपनी है। सो फॉरेन केन्ना मेटल जो फॉरेन का कंपनी है, सो ये केन्ना मेटल इंडिया ये शायद वो कंपनी मुझे याद नहीं है, बट लेकिन ये केन्ना मेटल इंडिया सेपरेट कंपनी हो सकता है। ठीक बात है। ओके, तो केन्ना मेटल इंडिया एक पसंद है यहाँ पर जेडी को, लेकिन जेडी इसके साथ साथ कोई और ऐसा स्टॉक जो आपके रेडार पर हो जहां पर आप इस वक्त खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं? अभी आरईसी एक अभी भी जो लेवल्स चल रहे हैं अभी वो सही लेवल्स माना जा सकते हैं। जो 320-330 लेवल पे आरईसी डेफिनेटली एक बाई की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी 370-380 तक कभी भी जा सकता है। दैट इज वन अपॉर्चुनिटी। और एक अपॉर्चुनिटी जो अगेन डील मेकिंग से एग्जाम्पल लेना चाहिए तो EAH जो ओबेरॉय का जो कंपनी है, डेफिनेटली इसमें भी एक्साइटमेंट मिल रहा है क्योंकि उसमें राइट्स इशू का अभी से भी क्लियर किया और इसमें RIL 185 में शेयर्स लिया। अब EAH ट्रेडिंग हो रहे हैं अराउंड 115-120, सो डेफिनेटली सम कैचिंग अप में भी एक्सपेक्टेड सम। और राइट्स इश्यू का रेस्पॉन्स देखते हुए प्रमोटर्स और RIL और सभी उसको स्टेक बढ़ाने के लिए ट्राई करेंगे। सो इवेंचुअली वो शायद ओबेरॉय ब्रांड प्रमोटर से हटके किसी और कंपनी के पास जाएगा। किस कंपनी के पास जाएगा वो देखने लायक चीज है, बट लेकिन डेफिनेटली कभी भी इस काइंड ऑफ बैटल होता है, सो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा फायदेमंद हो सकता है। वो पोर्टफोलियो हमेशा बना रहिए क्योंकि कभी भी 15-20% बोनस कभी भी दे सकते हैं शेयर। राइट जेडी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। तो जेडी ने यहाँ पर 3 स्टॉक्स पसंद किए हैं। EIH इंडस्ट्रीज पसंद है उनको, EIH होटल्स पसंद है उनको, साथ साथ केन्ना मेटल भी पसंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी नजर यहाँ पर REC पर भी है। EIH में फायदा आपको मिल सकता है इस बात का कि 2 बड़े स्टेक होल्डर्स वहां पर राइट्स इश्यू में सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। केन्ना मेटल उन्हें पसंद है, वहां पर भी ओपन ऑफर की स्टोरी है जिसकी वजह से वो पसंद कर रहे हैं उसको। और REC अच्छे वैल्यूएशन पर इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है पहला सौदा में एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी नजर होगी कमोडिटी बाजार पर। जानेंगे आज सोने और चांदी और कच्चे तेल जिससे काफी अच्छी खासी तेजी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, क्या करना चाहिए आपको, साथ ही कौन सी एग्रो कमोडिटीज हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए इस ब्रेक के बाद।